गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज डिस्कशन का चौथा दिन है और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने का ये चौथा सेट। 2 दिन हम लोगों ने एरर कर ली और 2 दिन इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन कर लिया। देखो, संडे को डिस्कशन वाली क्लास तो नहीं होगी, डिस्कशन का कोई वीडियो नहीं डालेंगे। संडे को हम 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप लोगों ने कहा भी था और हम चाह भी रहे हैं शुरू करने को। तो संडे को 2 वीडियो बनाएंगे। एक ग्रामर का होगा और मैं पहले से बता दूं कि ग्रामर में अब सबसे पहले कंडीशनल्स का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो पहले टॉपिक में मैं कंडीशनल्स पढ़ाऊंगा और कंडीशनल्स को लेकर के 25 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा। एक दिन का टाइम होगा, 25 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अगले दिन मैं डिस्कस करा दूंगा। फिर आपको करीब 20 क्वेश्चन का असाइनमेंट दे दिया जाएगा। उसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, उसका केवल आंसर बताऊंगा। तो एक चीज़ तो संडे को आपको ये मिल जाएगी और एक चीज़ संडे को और सोच रहा हूँ कि मैं डेली या सप्ताह में 2 दिन ऐसा करूँगा कि 20-20 वोकैब के। और सबसे पहला होगा जो वोकैब का सेगमेंट होगा वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पर्सनैलिटी ट्रेट्स को लेके पढ़ाऊँगा। तो संडे को इसका भी बनाऊँगा, पर्सनैलिटी ट्रेट के 20 वर्ड आपको डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसे वो तो खैर बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, इस तरह से रिकॉर्डर पे नहीं। और एक रूल होगा ग्रामर का, कंडीशनल्स का। तो संडे को ये 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। संडे को डिस्कशन वाला नहीं होगा, बाकी मंडे से लेकर के सैटरडे तक डिस्कशन का एक क्लास ये चलता ही रहेगा फिलहाल। और जो ग्रामर पढ़ाएंगे उसका टाइम टेबल आप लोगों को मंडे को बता दूंगा। चलिए, तो जो मंडे को करना है वो मंडे को संडे को देखा जाएगा। आज फिलहाल हम लोगों को जो करना है उस पर आगे बढ़ते हैं। और डिस्कशन के चौथे दिन दूसरा दिन इम्प्रूवमेंट का। और इम्प्रूवमेंट का पहला क्वेश्चन, अब कल का जोड़ लें तो 21वां क्वेश्चन है, आज का जोड़ें तो पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है उसमें बोल्ड पार्ट में लिखा है नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय गिविंग। तो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो होगा आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय गिविंग हिंट्स बट आल्सो बाय प्रोवाइडिंग हिम विद लिंक्स। तो हम लोगों के सामने एक मैंडेटरी पेयर है नॉट ओनली और बट आल्सो। ध्यान रखिएगा, ये कंजंक्शन का मैंडेटरी पेयर है। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो लगता है। तो नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगता है तो इसके साथ एक और रूल और एक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है इसकी एरर को पकड़ने के लिए कि बट आल्सो जिस पार्ट ऑफ स्पीच के पहले या सेंटेंस के जिस पार्ट के पहले बट आल्सो लगा है, नॉट ओनली उसी के पहले लगना चाहिए। तो आइए आप बताइए कि बट आल्सो किसके पहले लगा है। हम देखते हैं कि बट आल्सो लगा है बाय प्रोवाइडिंग के पहले। तो अगर बट आल्सो लगा है बाय प्रोवाइडिंग के पहले तो नॉट ओनली भी लगना चाहिए था बाई के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले। और बाई के साथ एक और वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहाँ है, यहाँ लिखी है बाय गिविंग। तो बाय प्रोवाइडिंग बाय गिविंग 2 जिरंड हैं हमारे पास और एक जिरंड के पहले बट आल्सो लगा है तो दूसरे वाले जिरंड के पहले नॉट ओनली लगना चाहिए था। तो ये जो हमारा नॉट ओनली है एक्चुअली ये लगना चाहिए था बाय गिविंग के पहले और लगा कहाँ दिया गया है, हेल्प्ड के पहले। तो ये प्लेसमेंट की एरर है, नॉट ओनली का प्लेसमेंट गलत जगह पे हुआ है। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या होना चाहिए। चलिए आते हैं हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है हेल्प्ड नॉट ओनली टू हर। तो हेल्प नॉट ओनली टू हर, अब नॉट ओनली टू हर के पहले आ गया जबकि होना चाहिए था बाय गिविंग के पहले। तो हमें बाई के पहले जब नॉट ओनली मिलेगा, गिविंग को तो अंडरलाइन किया बोल्ड किया नहीं गया है, आप देखिए गिविंग को बोल्ड में नहीं किया गया है, बाई को बोल्ड में किया गया है। तो इसका मतलब इसी बाई के पहले हमें नॉट ओनली लगा हुआ मिलना चाहिए क्योंकि बट आल्सो बाई के पहले लगा था। तो बाई के पहले नॉट ओनली हमें केवल इस दूसरे वाले सेंटेंस में देखने को मिल रहा है। पहले सेंटेंस में नॉट ओनली हेल्प, तीसरे सेंटेंस में देखिए नॉट ओनली हेल्प्ड के पहले लगा है और पहले वाले सेंटेंस में नॉट ओनली हर के पहले लगा हुआ है। इसलिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा वाला। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है वी हैव फिनिश्ड आवर लंच। तो वी हैव फिनिश्ड आवर लंच, यहाँ तक तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि हाफ एन आवर एगो, तो हाफ एन आवर एगो, तो अगर किसी हाफ एन आवर एक टाइम हो गया आधा घंटा, और यहाँ लिखा आधा घंटा एगो लिख दिया तो हो गया आधा घंटा पहले। तो जो काम हमने आधा घंटा पहले किया था तो वो काम कंप्लीट हो गया। आधा घंटा पहले लिखने का मतलब वो हो गया पास्ट में। तो वैसे भी जब एगो या बिफोर लगा होता है तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो ये है फिनिश्ड की जगह हमें चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में केवल फिनिश्ड। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। तो दूसरे का आंसर हुआ 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरे वाले में एक डाउट आपको मन में आया होगा, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूं। जैसे मैंने अभी कहा था कि जब एगो लगा हो किसी टाइम के फ्रेज के साथ तो उसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट लगाना चाहिए। ये तो होता नहीं। आपके मन में कहीं इसको लेकर के शंका तो नहीं आई थी कि हैड फिनिश्ड क्यों नहीं हो सकता? तो नहीं हो सकता। आफ्टर या बिफोर अगर किसी टाइम फ्रेज के साथ दिए हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, या हैड फिनिश्ड पास्ट परफेक्ट में होगा, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि आई विश आई वॉज अ सुपरमैन। तो सेंटेंस की शुरुआत है आई विश से। तो आई विश का मतलब होता है काश ऐसा होता। अब ये अगर काश लिखा हो कहीं पर तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस, आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर है, एक इमेजिनेशन है, आप कल्पना कर रहे हैं किसी चीज की, ये हकीकत नहीं है। सोचिए, कह रहे हैं कि आई विश आई वॉज अ सुपरमैन, काश में एक सुपरमैन होता। जैसे हम कहें कि काश में भारत का प्रधानमंत्री होता, काश में करोड़पति होता। तो इस तरह के सेंटेंस जो आपकी कल्पनाशीलता, आपकी इच्छा को मन में दबी कोई बहुत तीव्र इच्छा, या कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर को एक्सप्रेस कर रहा होता है जब कोई सेंटेंस, तो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट में होता है। सोचिए, कल्पना आपके फ्यूचर की ओर जा रही है। जैसे हम कहें कि काश मैं करोड़पति होता, या अगर मैं करोड़पति हूं तो आपकी मदद करूं। किंतु ऐसे सेंटेंस हमेशा पास्ट में होते हैं, ये सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में कभी नहीं हो सकते। तो प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं हो सकते तो आई एम और आई हैव बीन का तो खैर कोई गुंजाइश नहीं। अब बात आती है कि अगर पास्ट में होंगे तो आई के बाद, इस आई के बाद वाज लगा है, तो जनरली तो हम लोग आई के बाद वाज लगाते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कहते हैं आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज अ गुड स्टूडेंट, ये बात तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है पूछिए? गलत इसलिए है कि जब कोई सेंटेंस इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, हमारी बहुत तीव्र इच्छा को दिखाता है, जैसे इस सेंटेंस में है कि काश में सुपरमैन होता, तो हर तरह के सब्जेक्ट के साथ, एनी सब्जेक्ट, ठीक, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ केवल वर लगता है, किसी के साथ वाज लग नहीं सकता। मतलब इजयमार की या विल्सल की तो कोई बात ही नहीं होती, पहले ही कह दिया था कि वो पास्ट में होगा। तो पास्ट में भी वाज और वर में से वाज नहीं होगा। नो डाउट कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर हम ये कहते हैं कि अ बॉय, या ऐसे ही कह देते हैं कि काश सुभाष इस देश के राष्ट्रपति होते, तो सुभाष तो एकदम सिंगुलर पर्सन है, लेकिन सुभाष के साथ वाज नहीं, वर लगाना पड़ेगा। जैसे हम कहें कि आई विश सुभाष वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इमेजिनरी सेंटेंस में, काल्पनिक सेंटेंस में सिंगुलर प्लूरल हर तरह के सब्जेक्ट के साथ वाज नहीं वर लगता है। तो अब हम समझ गए, अब हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे हमारी बात। इस सेंटेंस में आई विश एक इच्छा व्यक्त कर रहा है, तो आई के साथ वाज ना लग करके आई वर होना चाहिए था, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द पीपुल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। तो वाइजर देन कंपेरेटिव डिग्री है, कंपैरिजन किया जा रहा है दो में। अब कंपैरिजन दो में किया जा रहा है तो दो पक्ष कौन से हैं कंपैरिजन के? एक तो अमेरिका हो गया, एक तो जापान हो गया, दो देशों के नाम मिल रहे हैं हमें। तो क्या अमेरिका और जापान में कंपैरिजन हो रहा है?
तो मैं कहूँगा कि नहीं हो रहा है। जापान और अमेरिका में कंपैरिजन नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये जो कंपैरिजन हो रहा है वो जापान के लोगों का कंपैरिजन अमेरिका से हो रहा है। अब आप ही इस बात को डिसाइड करिए कि एक तरफ है जापान के लोग और दूसरी तरफ है अमेरिका। तो क्या लोगों की तुलना किसी देश से हो सकती है? नहीं, लोगों की तुलना किसी देश से नहीं हो सकती। होना क्या चाहिए? किसी देश की तुलना किसी देश से होगी और किसी देश के लोगों की तुलना किसी देश के लोगों से होनी चाहिए। तो इस सेंटेंस में जो कंपैरिजन होगा, जापान के लोग एक तरफ होंगे और अमेरिका के लोग एक तरफ होंगे। तो इस सेंटेंस में हमें जहाँ अमेरिका लिखा है यहाँ हमें करना है अमेरिका के लोग। तो अमेरिका के लोग बनाने के लिए एक उपाय तो ये था कि हम अमेरिका में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दें, लेकिन ऐसा किसी भी इसमें किसी भी ऑप्शन में ऐसा दिखा हुआ नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हम जो ये जापान के पहले पीपल ऑफ लगा हुआ है वही हम अमेरिका के पहले लगा दें पीपल ऑफ। तो पीपल ऑफ लगाने का मतलब ये हुआ कि हम बाद में यहाँ भी पीपल दो बार लिखेंगे नहीं। तो इस पीपल के बदले में हम प्रोनाउन ले आएंगे। तो पीपल का प्रोनाउन, अब बताइए पीपल का प्रोनाउन दैट होगा या फिर दोज होगा? आप सोच के बताइए। तो पीपल चूंकि प्लूरल नाउन है, इसका प्रोनाउन दैट नहीं हो सकता। प्लूरल नाउन का प्रोनाउन क्या होना चाहिए? दोज होना चाहिए। तो अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि पहला वाला जो ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि वाइजर देन दैट ऑफ अमेरिका। तो ये दैट ऑफ अमेरिका लिखा है, ये तो सही लग रहा। नहीं, सही नहीं लग रहा क्योंकि इसमें दैट लगा हुआ है, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका। तो यहाँ क्या लगा हुआ है? दोज लगा हुआ, ये ठीक लग रहा है। तीसरा लिखा है वाइजर टू। तो भैया वाइजर के बाद टू नहीं लगता, देन लगता है। तो अब मुझे लग रहा है कि आप बात समझ गए होंगे कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। ये दो वाला। ठीक है, पहले में दैट की गलती थी, दूसरे में वाइजर के साथ टू की गलती थी, और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जापान की तुलना अमेरिका से नहीं बल्कि जापान के लोगों की तुलना अमेरिका से हो रही थी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत था। सही कैसे होगा? दूसरा वाला सेंटेंस लगा के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि नेहा वाज टू क्लेवर टू सी थ्रू रोहन्स ट्रिक्स। तो कह रहे हैं कि नेहा इतनी चालाक है, वो इतनी चालाक है कि रोहन के ट्रिक्स को वो ताड़ गई। ठीक है, टू क्लेवर टू सी थ्रू। अब ध्यान दीजिएगा कि सी थ्रू रोहन्स ट्रिक्स, तो अब हालांकि गलती तो यहाँ हो गई भाई, क्योंकि जब टू क्लेवर लिखा होता है तो सी थ्रू का मीनिंग निगेटिव हो जाता है। लेकिन जिस ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था वो ऐसा ही था, मैंने इसमें कोई एडिट वेडिट नहीं किया है। क्वेश्चन जैसा था वैसा का वैसा मैंने कर दिया। ये किसी साल एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बिना एडिट किए मैंने जितना भी इसका बोल्ड पोर्शन किया गया है उसी केवल बोल्ड पोर्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमें एरर वगैरह नहीं देखना होता, कोई काम अपने आप से नहीं करेंगे। जितना कहा गया है सी थ्रू रोहन्स ट्रिक्स, बस इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो आप देखिए, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है। तो सी थ्रू वंस ट्रिक्स का मतलब होता है किसी की चालाकी ताड़ जाना। बाय द वे, मान लीजिए सपोज आपको कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, आपसे कोई झूठ मूठ इधर उधर बहाने वहाने बना रहा है, और आप जान जाते हैं कि ये आदमी सच में परेशान नहीं है और हमें बेवकूफ़ बना रहा है, बेवकूफ़ बना के पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब आप उसकी चालाकी ताड़ गए। तो जब आप उसकी चालाकी ताड़ गए तो इसी को अंग्रेजी में कहने के लिए लिखा जाता है सी थ्रू द ट्रिक्स। तो सी थ्रू द ट्रिक्स, अब ये सेंटेंस सही है अपने आप में। तो जब ये सेंटेंस अपने आप में सही है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर हम नो इम्प्रूवमेंट लगा देते हैं। क्योंकि जब कुछ गलती होती तब फिर हम उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं या फिर सेंटेंस को और बेटर बनाया जा रहा हो। तो देख लेते हैं कि इन तीन ऑप्शंस में क्या कोई ऐसा फ्रेज लगा हुआ है जो गिवन फ्रेज की मीनिंग को इससे अच्छा बना रहा हो। तो आते हैं, देखते हैं। सी एट रोहन्स ट्रिक्स, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। सी इंटू रोहन्स ट्रिक, ये भी गलत हो जाएगा। सी रोहन्स ट्रिक भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कोई फ्रेज नहीं है। किसी की चालाकी ताड़ने के लिए सी थ्रू ही यूज किया जाता है, इसलिए ये अपने आप में सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट होगा। पहले दूसरे तीसरे में से कोई भी ऐसा नहीं है जो गिवन सेंटेंस की मीनिंग को उससे बेहतर बना रहा हो।
तो जब तक गिवन सेंटेंस की मीनिंग को आप उससे ज़्यादा बेहतर नहीं बना दे रहे हैं, तब तक आपको इम्प्रूवमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस हुआ नो इम्प्रूवमेंट का। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टार्टिंग है, नो सूनर आई सा द लिजार्ड देन आई रैन अवे। तो नो सूनर आई सा इतना बोल्ड किया गया है, द लिजार्ड देन आई रैन अवे। तो ठीक है, हमें इसकी जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट है उस मैंडेटरी पेयर के दैन को ध्यान में रखकर करना पड़ेगा। तो ये देखते हैं हम कि दैन अगर बीच में लगा हुआ है दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, तो एज सुन एज के साथ दैन नहीं लगता। पहली बात, एज सुन एज के साथ दैन नहीं लगता, तो इसका मतलब कि ये पहला वाला ऑप्शन गलत है। अच्छा, नो सूनर आई सा ये भी गलत है, क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस की शुरुआत निगेटिव टर्म से करते हैं तो उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जानी चाहिए थी। ये इन्वर्जन का रूल है। ठीक, इन्वर्जन का रूल है। नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, इन सब से किसी निगेटिव एडवर्ब से अगर सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो सब्जेक्ट के पहले ही उसकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो नो सूनर आई सा में हम आई के पहले और सूनर के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब लगाए ही नहीं है, तो स्टेटमेंट तो गलत है। तो ये वाला चौथा ऑप्शन गलत है। ये दैन देख रहे हैं आप, तो जब आप देन देख रहे हैं तो अब ये देखिए कि एज सुन एज के साथ देन नहीं लगता, इसका मतलब पहला ऑप्शन भी गलत है। अब आपके सामने दो ऑप्शन बच रहे हैं, दूसरा और तीसरा। तो दूसरे तीसरे में आप देख लीजिए कि कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो हम दूसरा ऑप्शन पहले देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है नो सूनर आई हैड सीन। नो सूनर आई हैड सीन। अब आपको याद आ रहा होगा, 1 मिनट पहले मैंने कहा था कि अगर किसी निगेटिव चीज से सेंटेंस की शुरुआत की जाती है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आनी चाहिए। और इस वाले में नो सूनर के बाद देखिए आई के बाद हैड लगा हुआ है। अगर आई के बाद हैड लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद लगा है, इसका मतलब आप इन्वर्जन के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा सेंटेंस देखिए, नो सूनर डिड आई सी। तो ये नो सूनर हो गया। नो सूनर के पहले ये देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है, बाद में आई सी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब किस में लगी है? केवल तीसरे में, क्योंकि नो सूनर से शुरू हुआ है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन हुआ 3। देखिए हम लोग 6 क्वेश्चन कर चुके और 7वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, इफ द स्क्रीन वॉज एनी ब्राइटर। कंडीशन का सेंटेंस है, देखिए इफ लगा हुआ है। इफ द स्क्रीन वॉज एनी ब्राइटर आई वुड हैव बीन इट वुड हैव बीन सॉरी इट वुड हैव बीन इजियर टू रीड फ्रॉम द टैबलेट। इन्होंने कहा कि अगर स्क्रीन थोड़ी और ब्राइट होती, स्क्रीन में थोड़ी और लाइट होती, तो टैबलेट पर पढ़ना बहुत आसान होता। ठीक है, तो कंडीशनल का सेंटेंस है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। अच्छा, मैं इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि कल हमें एक वीडियो बनाना है जो कि आप लोगों को परसों प्रोवाइड कराई जाएगी। उसमें मैंने कहा था ना कि मैं ग्रामर की शुरुआत कंडीशनल से करना चाहता हूं, क्योंकि एरर और इम्प्रूवमेंट में अक्सर कंडीशनल के मिलते हैं। तो देखिए आज ही दो मिल गया, एक वो वाला क्वेश्चन जो मिला था आई विश वाला, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में फिर ये कंडीशनल का सेंटेंस है। तो कल तो मैं इसका वीडियो बनाऊंगा ही, परसों आपको ये वीडियो मिल जाएगा और इस वीडियो के साथ साथ आपको 25 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन इसी तरह के होंगे जिस तरह का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, आज देख लेते हैं, इसको समझा देते हैं। अगर कोई कसर रह जाती है तो आप वेट करिएगा परसों का। संडे को आपको कंडीशनल्स के सारे रूल्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाएगा तब फिर आप हमसे पूछिएगा, फिर हम आपको और बता देंगे अगर कोई कसर रह जाती है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, इफ द स्क्रीन वाज एनी ब्राइटर। दूसरा पार्ट, जिस पार्ट को बोल्ड किया गया है उस पार्ट को सही करना हो तो पहले आप दूसरे पार्ट को देख लीजिए जो बोल्ड नहीं किया गया है। जो बोल्ड नहीं किया गया है वो है इट वुड हैव बीन इजियर। तो हमें देखना क्या है? वुड, हमें देखना है वुड हैव बीन। देखिए वुड हैव
बीन। तो वुड हैव के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है बीन, ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? अगर सेंटेंस का दूसरा पार्ट, कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा पार्ट, दो पार्ट होते हैं कंडीशनल सेंटेंस के, एक में कंडीशन होती है और एक में मेन क्लॉज होता है। एक मेन क्लॉज होगा, एक कंडीशनल क्लॉज होगा। अगर इस मेन क्लॉज में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो कंडीशन वाले में क्या लगना चाहिए? इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगना चाहिए। इफ के साथ सब्जेक्ट होगा और हैड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक, तो आइए देखते हैं, जब यहाँ वुड हैव बीन, यहाँ जब वुड हैव बीन लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें इफ वाले सेंटेंस में क्या चाहिए था? इफ लिखा है, द स्क्रीन लिखा है और यहाँ लिखाना चाहिए था हैड बीन ब्राइटर। तो इफ के साथ हमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो इफ द स्क्रीन बोल्ड किया नहीं गया है, बस इसके बाद हमें हैड ब्राइटर लिख ढूंढना चाहिए था। तो ये हमें मिला हैड और ये मिला बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये हो गया ब्राइटर। तो वाज तो होगा नहीं और हैज प्रेजेंट में आ जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि वुड हैव, तो इसका मतलब फिर पहले वाले सेंटेंस में हैज नहीं हो सकता और नो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं बची क्योंकि वाज यानी ब्राइटर गलत था। तो अब मैंने कहा था कि अगर यहाँ वुड हैव बीन होगा दूसरे वाले पार्ट में, देखिए दूसरे पार्ट में वुड हैव बीन है तो पहले वाले पार्ट में क्या होना चाहिए था? हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और तीसरे वाले ऑप्शन में हैड बीन ब्राइटर लिखा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन तीसरा वाला होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि ही हैज़ बीन वर्किंग ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार, ओकेजनली, मतलब मौके मौके, फॉर सेवरल ईयर्स ऑन दिस थ्योरी। तो ही हैज़ बीन वर्किंग, पे हैज़ बीन वर्किंग देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा हुआ है और ये फार के साथ सेवरल ईयर्स भी लिखा हुआ है। तो वो कई सालों से इस थ्योरी पर काम कर रहे हैं। अब कब कब काम करते हैं, कब कब काम करते हैं लिखा हुआ, ऑफ एंड ऑन का मतलब कभी कभार काम करते हैं। ठीक है, तो ऑफ एंड ऑन फ्रेज में कोई गलती नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस होगा नो इम्प्रूवमेंट का। अब रेगुलरली नहीं कह सकते क्योंकि सेवरल ईयर्स लगा हुआ है, इसलिए ऑफ एंड ऑन सेंटेंस से पूरी सेंस दे रहा है और ऑफ एंड ऑन में कोई गलती भी नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन 9 में आ गया ताजमहल। चलिए देखते हैं क्या कहा गया है ताजमहल पर। सेंटेंस लिखा है द ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट इन आगरा। एडजेक्टिव का क्वेश्चन है और अ मॉन्यूमेंट, ताजमहल क्या है? एक मॉन्यूमेंट है और ये जो वर्थ सीइंग लिखा है इसका मतलब हुआ देखने लायक, घूमने टहलने लायक। तो आपको एडजेक्टिव का एक कंसेप्ट याद रखना होगा कि जब वर्थ के बाद आईएनजी फॉर्म लगा करके कोई एडजेक्टिव बनाई जाती है किसी के लिए, तो ये एडजेक्टिव अपने नाउन के बाद में यूज की जाती है, अपने ऑब्जेक्ट के बाद में लगती है। तो वर्थ सीइंग का ऑब्जेक्ट कौन है, क्या चीज है? बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट। तो मॉन्यूमेंट के पहले लगा है वर्थ सीइंग और यही गलत हो गया, उल्टा हो गया। जनरली पहले ही होता है लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे वर्थ सीइंग हो गया। वर्थ सीइंग के अलावा एक वर्ड है एलोन और इसी एलोन की तरह एक वर्ड है एस्लीप और इसी वर्ड के साथ साथ एक वर्ड है अलाइव और एक वर्ड इसी तरह से है असेम्ड। तो एलोन है, स्लीप है, अलाइव है, असेम्ड है, वर्थ सीइंग है। ये कुछ इस तरह के वर्ड हैं जो अपने नाउन के बाद में आते हैं। तो ये जो वर्थ सीइंग है एक्चुअली ये लगना कहाँ चाहिए था? मॉन्यूमेंट के बाद। और सेंटेंस होता द ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग। तो ढूंढिए इस तरह का ऑप्शन हमें जो मिल जाए। पहले वाले ऑप्शन में अ मॉन्यूमेंट के बाद टू सी लिखा हुआ है, नहीं, वर्थ के साथ हमेशा एनजी फॉर्म ही लगती है तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगना गलत हो गया। दूसरा है, ये तो गलत हो गया। दूसरा है अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग। देखिए अ मॉन्यूमेंट के बाद वर्थ सीइंग लिखा है, ये गलत सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, वन ऑफ द वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट। देखिए वन ऑफ लगा हुआ है तो वन ऑफ द तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन जब वन ऑफ हम यूज करते हैं तो नाउन में हमें एस लगाना चाहिए।
तो ये जो मॉन्यूमेंट है वो मॉन्यूमेंट्स अगर होता, क्यों वन ऑफ लगा है इसलिए ये मॉन्यूमेंट्स होना चाहिए था, तो यानी ये तीसरा सेंटेंस भी गलत हुआ। तो हमारा इस सेंटेंस का, इस एरर का सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा हुआ? दूसरा वाला ऑप्शन हुआ। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है आई एम ऑलवेज वंडर। तो कल या परसों में, शायद परसों के डिस्कशन में था, मैंने कहा था कि बी, ठीक ना, बी का मतलब क्या होगा? बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। तो बी के बाद मैंने कहा था कि क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी लग सकती है, या क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म लग सकती है, या क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो उस दिन मैंने कहा था कि बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म कभी नहीं लगती। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, और आईएनजी फॉर्म लगती है जब वो कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव में होता है। तो इस आधार पर हम ये देखते हैं कि एम लगा है और एम के बाद ये वंडर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगना मतलब स्टेटमेंट गलत है, तो ये नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। दूसरी बात आई, आई वॉज ऑलवेज वंडर्ड। तो आई वॉज ऑलवेज वंडर्ड में जब हम वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये सेंटेंस किसका बन जाएगा? पैसिव वॉइस का बन जाएगा। जबकि आई इस सेंटेंस का एक्टिव सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं ही सोचता हूँ, ठीक, मैं ही सोचता हूँ, तो मैं इसका एक्टिव सब्जेक्ट हुआ। और अगर आई इस सेंटेंस का एक्टिव सब्जेक्ट है तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं होना चाहिए। यानी कि पहला ऑप्शन भी गलत, हमारा पहला और चौथा गलत हो गया। अब रह गया दो ऑप्शन, दो ऑप्शन रह गया। तो एक में लिखा है आई हैव ऑलवेज वंडरिंग। तो आपने क्या कभी हैव के बाद आईएनजी फॉर्म लगे हुए देखा है? नहीं देखा होगा, मतलब तीसरा, दूसरा ऑप्शन भी गलत। अब आपके पास बच रहा है केवल एक तीसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में सारे नॉर्म्स फॉलो किए गए हैं। आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव लगेगा, ऑलवेज के बाद ये हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, और सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए था। इसका मतलब यही तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि दे लोडेड देयर शिप्स विद स्पाइसेस एंड सिल्क्स एंड रिटर्न्स विद द समर मानसून। तो यहाँ पर पेपर बनाने वाले ने साउंडिंग का सहारा लिया है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, धोखा मत खाइएगा। देखिए यहाँ लिखा है शिप्स में एस लगा, स्पाइसेस में लगा, सिल्क्स में लगा, रिटर्न्स में लगा। तो कभी कभी इस तरह से भी गलती हो जाती है, या हम लोग धोखा खा जाते हैं। ये भी एस लगा, ये भी एस लगा, देखिए यहाँ भी एस लगा और यहाँ भी एस लगा। तो ये लगता है कि चारों चीज़ें एक जैसी हैं। नहीं, एक जैसी नहीं है। आप इनके पार्ट ऑफ स्पीच पर गौर करिए, तो ये शिप्स जो है वो अलग है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन भाग गया। अब इसको सेट करने में देर लगेगी, थोड़ी सी गलती हो जाती है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है। चलिए खैर, इस तरह अभी बहुत ट्रेंड नहीं हुआ हूँ, अभी तुम लोगों को पढ़ाने में ही तो ये सब करना सीख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे थे? चलिए, कह ये रहे थे कि जितने भी वर्ड्स में एस लगे हुए हैं, शिप्स में, स्पाइसेस में और सिल्क्स में और रिटर्न्स में, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से हमें एरर मिलेगी। क्योंकि इसी में से एक वर्ड है रिटर्न्स, जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो देखते हैं कि क्या चीज़ों एक चीज़ से रिलेटेड है, चारों नहीं। ये सिर्फ किसका है? देयर का है, ठीक। इसका इन सारे एस से कोई लेना देना नहीं है। कह रहे हैं कि उन्होंने लोड किया शिप को। सो शिप में क्या चीज़ें लोड की? स्पाइसेज और सिल्क्स। मतलब क्या लोड किया? मसाले और सिल्क लोड किया। एंड रिटर्न्स, तो क्या ये जो रिटर्न्स है, क्या वो सिल्क्स और स्पाइसेज के साथ लग रहा है? नहीं, ये इसके साथ नहीं लग रहा है। एक्चुअली स्पाइसेस एंड सिल्क्स एक साथ हैं, ठीक है। शिप में स्पाइसेस और सिल्क्स लोड कर दिए गए। तो अभी हमें देखना है कि रिटर्न्स किसके साथ है। रिटर्न्स है एक वर्ब, रिटर्न्स क्या है? एक वर्ब है। तो हमें इसकी पैरेलल एक वर्ब ढूंढनी होगी, एंड रिटर्न्स। तो एंड इस रिटर्न को
एंड किसके साथ जोड़ रहा है, लोडेड को जोड़ रहा है। ठीक, तो एंड इस रिटर्न और इस लोडेड के लिए लगा हुआ है, तो चूंकि लोडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो रिटर्न क्या होनी चाहिए थी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए थी। तो अब हमें मिला कि हमें यहाँ रिटर्न की सेकेंड फॉर्म की ज़रूरत थी, ये लोडेड के पेयर में लगी हुई है, तो रिटर्न इसका ऑप्शन होगा। रिटर्न और रिटर्निंग नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट का तो कोई चांस ही नहीं है। रिटर्न फर्स्ट फॉर्म है, रिटर्निंग आईएनजी फॉर्म है, ये दोनों लगती नहीं। क्यों नहीं लगती, क्योंकि हमें रिटर्न को लोडेड से मैच कराना था और ये बोल्ड में है नहीं, तो ये सही ही होगी। जो बोल्ड में है उसी को इसके जैसा हमें बनाना था, तो सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए थी, इसलिए ऑप्शन रिटर्न। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. It reads, I had a few eggs in the fridge, so I needed to go to the market to buy them. ठीक है, फ्यू मतलब एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, फ्यू और लिटिल के यूज पर, तो यहाँ पे लिटिल की तो कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये देखा जाए कि हमें यहाँ पे एग्स के पहले फ्यू लगाना था कि नहीं लगाना था। तो एक्स क्या है, एक्स है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये है प्लूरल काउंटेबल नाउन। कल भी इस पर डिस्कशन हुआ था, तो हम लोग पाए थे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगा सकते हैं, मेनी लगा सकते हैं, फ्यू लगा सकते हैं और सेवरल लगा सकते हैं, ये संख्या वाले हैं। मतलब एक्स के पहले मेनी और फ्यू का लगना करेक्ट है, तो फ्यू के लगने में कोई गलती नहीं है, मतलब फ्यू लगेगा। फ्यू लगेगा तो यहाँ से हम दोनों लिटिल को हटा देते हैं, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और लिटिल जो होते हैं वो मात्रा के लिए यूज किए जाते हैं। तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो गया। अब देखना ये है कि हमारे पास जो ये दो ऑप्शन बचे हैं, फ्यू और नो इम्प्रूवमेंट का, इन दोनों में से कौन हो सकता है इन दोनों को हटाने के बाद। सेंस लेते हैं कि आई हैड आ फ्यू एग्स इन द फ्रिज। पहला वाला सेंटेंस का पार्ट कह रहा है कि फ्रिज में मेरे पास कुछ अंडे हैं। सो रिजल्ट है, तो देखिए किस बात का रिजल्ट है। सो आई नीडेड टू गो टू मार्केट टू बाय, मतलब बाजार जाना पड़ेगा हमें अंडे खरीदने के लिए। तो अगर हमें बाजार अंडे खरीदने के लिए जाना ही पड़ेगा, तो फ्रिज में जो अंडे हैं वो पर्याप्त हैं या पर्याप्त से कम। तो अगर हमारे पास फ्रिज में पर्याप्त अंडे होते, ज़रूरत भर के अंडे होते, तो हम बाजार क्यों जाते खरीदने। और अगर अंडे खरीदने हमें जाना पड़ रहा है, इसका मतलब जो फ्रिज में हमारे अंडे हैं वो हमारी ज़रूरत से कम हैं। तो जो फ्रिज में अंडे हैं वो ज़रूरत से कम हैं, तो ज़रूरत से कम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे लिखा फ्यू और आ फ्यू, फ्यू और आ फ्यू। तो जो फ्यू होता है ये निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है और जो आ फ्यू होता है वो पॉजिटिव सेंस में। तो आफ यू चूंकि पॉजिटिव सेंस में होता है, तो अगर हम आफ यू यहाँ लगा के सही मान लें तो हमें बाजार जाना ना पड़ता अंडे खरीदने। अगर बाजार हमें जाना पड़ रहा है अंडे खरीदने के लिए, तो जो आफ यू एक्स है वो निगेटिव सेंस में होना चाहिए, और निगेटिव सेंस के लिए हमें क्या लगाना होगा, फ्यू लगाना चाहिए, आफ यू नहीं लगाना चाहिए था, इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें होगा फ्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। फ्यू आफ्यू में अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फ्यू आफ्यू द का यूज तो पूछा बहुत जाता है एग्जाम में, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। तो अगर आफ्यू, फ्यू और द फ्यू, द लिटिल, इन सब में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमें बताइएगा। तो कंडीशनल्स के बाद में फ्यू आफ्यू द फ्यू की ही एक क्लास लेकर और उसके भी 20-25 क्वेश्चन आप लोगों से करवा लेंगे, तो इस तरह के कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाएंगे। आप अपनी ज़रूरत से हमको अवगत कराते रहिए, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी इन्फॉर्म व्हाट यू नीड, ओनली देन आई विल डू अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। वरना मैं अपने हिसाब से करता रहूँगा, आपकी जो ज़रूरत है वो आप हमसे बताते रहिएगा। सी इज़ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। तो बेस्ट के पहले दा लगा है और वाइजेस्ट के पहले नहीं लगा है, तो यहाँ भी दा लगना चाहिए था। देखिए हमने हिंदी में लिख दिया, आप लोग समझ जाइएगा, उम्मीद करता हूँ आप समझदार हैं इतना कि आप समझ जाएंगे। यहाँ THE वाला दा है ये। तो सी इज द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट, दोनों सुपरलेटिव्स पहले दा लगना चाहिए था। अगर गर्ल के लिए लगे होते तो एक बार में काम चल जाता, किंतु ये जो दा लग रहे हैं वो गर्ल के लिए नहीं, ये एक्चुअली बेस्ट और वाइजेस्ट के लिए लग रहे हैं, इसलिए दोनों दा लगने चाहिए। तो ये द बेस्ट और द वाइजेस्ट हमारा ऑप्शन कौन सा होगा,
सी, इसमें हमें पहला दूसरा तीसरा चौथा मतलब और किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये फिक्स है, इसके पहले ये दोनों होना ही चाहिए था। तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर हम और किसी ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिक्स आंसर होते हैं ये। तो जहाँ फिक्स आंसर होता है वहाँ ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन है द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज अ सेक्रेटरी। तो ये तो एडवर्ब का क्वेश्चन है फिलहाल। एक रूल है, कुछ आप लोग समझ लीजिएगा। एक वर्ड जो अपॉइंटेड लिखा है इस पर ध्यान दीजिएगा। अपॉइंटेड की तरह एक ये हो गया, और अपॉइंटेड की ही तरह के कुछ और वर्ड हैं, जैसे एक वर्ड है अपॉइंटेड की तरह का कंसीडर। ठीक, अपॉइंटेड है, कंसीडर है, और ऐसे कुछ और वर्ड हैं, जब एडिक्टिव एडवर्ब पढ़ाने लगेंगे तो बताएंगे। तो इन सबों के साथ कभी एज या लाइक नहीं लगता। तो अपॉइंट हो गया या कंसीडर हो गया, इन सब के बाद एज नहीं लगता। ठीक है, तो हमारा ये जो अपॉइंटेड है, अपॉइंटेड के साथ एज नहीं लगना चाहिए था। एक बात तो ये कन्फर्म हो गई, मतलब ये नो इम्प्रूवमेंट का नहीं होगा। तो चलिए अपॉइंटेड के बारे में बता दिए। अपॉइंटेड और कंसीडर दो हैं, और भी दो तीन हैं जिनके बाद एज नहीं लगता। और क्या इसी तरह के कुछ हैं जिनके बाद लगता है? तो हाँ लगता है, कुछ ऐसे हैं। जैसे एक वर्ड है रिगार्ड। देखिए ठीक से लिखते नहीं बन रहा है, आप समझ जाइएगा। लिखा है रिगार्ड, तो रिगार्ड के बाद एज लगता है। लुक अपान है, लुक अपान के बाद एज लगता है। ठीक है, इसी तरह के कुछ और वर्ड हैं जिनके बाद एज लगता है, और कुछ वर्ड हैं जिनके बाद एज नहीं लगता है। ये टॉपिक एडवर्ब में क्लियर कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही समझिए कि अपॉइंटेड के बाद एज नहीं लगना था, और ये डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा दूसरा वाला अपॉइंटेड। अब हमें क्या यहाँ क्या चाहिए? अपॉइंटेड हर सेक्रेटरी एज सी इज़ एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है बहुत कार्य करने में कुशल। तो पहला ऑप्शन है सी अपॉइंटेड हर द सेक्रेटरी। तो एक और रूल है कि अपॉइंट है, मेक है, सिलेक्ट है, इलेक्ट है, इन सब के बाद जब कोई पद आता है तो उसके पहले द नहीं लगता। कौन कौन? मेक, अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट, इनके बाद द नहीं लगेगा। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हुआ। अभी मैंने कहा था अपॉइंट के बाद एज लगता नहीं, ये भी गलत हो गया। अब क्या बचा हमारे पास ऑप्शन? यही तीसरा वाला बचा जो सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि हैविंग हैड इन द यूएसए एम्बेसी। एम्बेसी होता है दूतावास। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबे समय तक अमेरिका के दूतावास में रहने के नाते मिस्टर गुप्ता हैज़ मेट मेनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़। मिस्टर गुप्ता कभी बड़े फेमस लोगों से मिले थे। तो हैविंग कहीं पर होना या कहीं पर रहना। तो जब हम कहीं पर होते हैं, लिव, लिव के सेंस में, तो लिव के सेंस में हम लोग हैव के साथ बीन यूज किया करते हैं। जैसे हम पूछें, आपसे पूछना है कि क्या आप कभी दिल्ली में रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। ठीक, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, या हम कहते हैं हैव यू एवर लिव्ड टू दिल्ली। तो ये बीन वर्ड जो है वो लिव के सेंस में यूज किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि वो यूएसए एम्बेसी में बहुत दिन रहने के नाते बड़े 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 लोगों से मिले हैं। तो इस हैविंग के साथ हमें क्या लेना चाहिए था? हैड नहीं, हैविंग के साथ क्या लेना होगा? बीन लेना होगा। ठीक है, तो हैविंग के साथ बीन हमें कहाँ मिल गया? इस दूसरे वाले में मिल गया। ठीक है, इसमें तो हमने ऑप्शन से काम कर लिया, एक ही ऑप्शन था। चलिए ये देखते हैं कि पहला वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा। तो देखिए ही के साथ हैज़ लगा है, ये नहीं होगा, तो ही हैज़ बीन हो गया, ये इसलिए गलत हो गया। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। हैड लगा हुआ है, तो हैड लगा है और यहाँ क्या लिखा है? हैज़ लिखा हुआ है। तो ये हैज जो रिजल्ट है ये हैज़ में है, तो उसके पीछे का कारण ये हैड में नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत। और हैविंग हैड में कहा था, ये हैड गलत है, इसलिए ये इम्प्रूवमेंट नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है हैविंग बीन, इसलिए ऑप्शन होगा आपका सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है फैंस क्यूड। इस क्यू का मतलब एसएससी में एक दो बार इसकी स्पेलिंग पूछी जा चुकी है क्यू की। तो क्यू की स्पेलिंग क्या होती है? क्यू यू ई यू ई, ये इतनी लंबी होती है क्यू की स्पेलिंग। तो फैंस क्यूड, क्यूड का मतलब क्या हुआ कि फैंस लाइन में खड़े थे।
फॉर द कंसर्ट टिकट्स, किसके लिए लाइन में खड़े थे? टिकट के लिए। कब से खड़े थे? सिंस अर्ली मॉर्निंग, मतलब बहुत सुबह सवेरे से, मतलब सुबह 5-6 बजे ही उठ के आ गए, कंसर्ट का टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हो गए। तो आप जानते हैं टेंस में पढ़े होंगे कि जैसे ही सिंस फॉर के साथ कोई टर्म लगा होता है तो वो सेंटेंस किस टेंस में होना चाहिए? परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो सेंटेंस होगा, जो ऑप्शन होगा, वही हमारा ऑप्शन होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन। अच्छा देखिए पहले कौन सा है, लिखा है हैज। ठीक, हैज, और ये फैंस क्या है? प्लूरल है। तो क्या फैंस के लिए हैज आप लगा सकते हैं? फैंस प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए हैज नहीं लगेगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब लिखा है आर क्यूइंग अप। तो आर क्यूइंग अप कब लगता है? ये कंटिन्यूअस टेंस है। सिंस फार के साथ आर कभी लगता नहीं है, तो मतलब ये भी गलत हो गया, ये गलत हो चुका, वो गलत हो चुका। और सिंस फार के साथ टाइम दिया हो तो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता, यानी कि ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बच रहा है हैव बीन क्यूइंग अप। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, शुद्ध परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। चेक कर लेते हैं हैव सही है कि नहीं है। तो हैव किसके लिए लगी है? फ्रेंड्स के लिए लगी है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही है। पहला, दूसरा और चौथा गलत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर 17वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आई एम डेफिनेटली लेट, मतलब पक्का मैं लेट हूँ। द बस विल हैव लेफ्ट फॉर बस लेफ्ट द बस स्टॉप बाय द टाइम आई रीच देयर। जब तक हम स्टेशन वहाँ बस स्टॉप पहुँचेंगे तब तक बस वहाँ से जा चुकी होगी। तो इस सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल गलती तो है नहीं, क्योंकि हम विल हैव लेफ्ट, बस विल हैव लेफ्ट अनुमान लगा रहे हैं कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक वहाँ से बस जा चुकी होगी। नो इम्प्रूवमेंट, कोई और सोचने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। अगर सोचते हैं तो पहले ऑप्शन में देखिए वुड लगा हुआ है, गलत है। वुड हैव लेफ्ट कंडीशनल में यूज किया जाता है। विल बी लिविंग तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं, फ्यूचर में हम अनुमान लगा रहे हैं जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक बस जा चुकी होगी, यानी बस के जाने का काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में होना चाहिए, कंटिन्यूअस में नहीं होना चाहिए। विल लिव फ्यूचर इंडेफिनिट है, फिर वही कहा कि हमारे वहाँ पहुँचने तक बस जा चुकी होगी, तो वो सेंटेंस परफेक्ट में होना चाहिए, इसलिए पहले से लेकर 13 तक में ऑप्शन कोई नहीं होगा, ये न्यू इम्प्रूवमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। ओ फ्रेज, ठीक है। द पुलिस ब्रोक अवे द कंसल्ट, पुलिस ब्रोक अवे द कंसल्ट एज इट टर्न्ड वायलेंट, मतलब एक कंसर्ट कोई प्रोग्राम चल रहा था, वो वायलेंट हो गया, मतलब उसमें मारपीट हो गई होगी, दंगा फसाद हो गया होगा, और सब होता रहता है कंसर्ट वगैरह में। तो कंसर्ट में दंगा फैल गया, वायलेंट हो गया जब कंसर्ट, तो पुलिस ने कंसर्ट को क्या कर दिया? पुलिस ने कंसर्ट को ब्रोक अवे कर दिया। अब ये देखते हैं कि क्या ब्रोक के बाद अवे लगने पर कंसर्ट को भंग करने या भीड़, वहां से लोगों की भीड़ को हटाने के सेंस में ब्रोक अवे लगा सकते हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो जब हम ब्रोक के बाद अवे लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम किसी की कस्टडी से या किसी की होल्ड से भाग लें। जैसे मान लो कोई अपहरणकर्ता, किसी अपहरणकर्ता ने किसी को बंधक बना रखा है और उस बंधक बने आदमी को एक मौका मिल जाए वहां से भाग निकलने का, तो उसी को कहा जाता है ब्रोक अवे। या पुलिस की कस्टडी में से चोर वगैरह भाग जाते हैं तो वो होता है ब्रोक अवे। तो पुलिस ने कंसर्ट को ब्रोक अवे नहीं किया, पुलिस भागी थोड़े है, तो यहाँ पे ब्रोक अवे का तो कोई सेंस नहीं है। दूसरा है ब्रोक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? ब्रेक थ्रू का मतलब होता है आपको किसी कार्य में बड़ी सफलता हासिल हो, मतलब कोई काम आप कर रहे हैं उसमें आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई है, तो ब्रेक थ्रू होता है, मतलब ये भी नहीं होगा। ब्रोक अप, तो ब्रेकअप की जो मीनिंग आप लोग समझ रहे हैं वो तो खैर होती ही है। ब्रेकअप की और एक और मीनिंग होती है, अगर नहीं जानते होंगे तो फिलहाल आप लोगों का आंसर गलत हो गया होगा। तो पहले हम वो बता दें जो मीनिंग आप लोग समझ रहे हैं। एक होता है ब्रेकअप हो जाना, ब्रेकअप होने का मतलब होता है किसी से हमारा संबंध विच्छेद हो गया है, नाता टूट गया, रिलेशनशिप खत्म कर दी। और इसी ब्रेकअप की एक दूसरी मीनिंग भी होती है, इस ब्रेकअप का मतलब होता है डिस्पर्स हो जाना। कहीं 150 लोगों की भीड़ है और पुलिस आके उस भीड़ को छितर बितर कर दे, मतलब लोगों को वहां से हटा दे, ये कह सकते हो डिसइंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट एकजुट हो जाना, डिसइंटीग्रेट मतलब सबको अलग अलग कर देना।
तो जब कंसर्ट वायलेंट हो जाएगा तो पुलिस आके वहाँ से लोगों को हटा देगी, तो डिसइंटीग्रेट कर देगी, डिस्पर्स कर देगी। आप जो ब्रेकअप की मीनिंग समझ रहे थे वो यहाँ नहीं लगेगी, लगेगा ब्रेकअप ही लेकिन दूसरी मीनिंग का। अब तीसरा है ब्रोक ऑफ। तो ब्रोक ऑफ कब यूज किया जाता है, जैसे कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत को अचानक रोक देना, मतलब स्टॉप टॉकिंग एब्रप्टली, अचानक बातचीत करना बंद कर देते हैं, तो वो ब्रेक ऑफ होता है। तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। ब्रोक अवे गलत हो गया था, ब्रेक थ्रू सफलता हासिल करना नहीं होगा, ब्रेकअप हो सकता है, ब्रोक ऑफ नहीं होगा, बातचीत करना अचानक बंद करना। ठीक है, तो और जब ये नहीं हुआ था तो ये भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ब्रोकअप। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 वंस अगेन फ्रेजल वर्ब। रीना कैन नॉट पुट फोर्थ विद हर नास्टी फेलो। तो नास्टी फेलो मतलब साथी हो गया, नास्टी थोड़ा सा निगेटिव सेंस में आता है, परेशान करने वाला। तो अब जो भी पुट फोर्थ लगा हुआ है इसके साथ एक चीज देखिएगा कि विद लगा हुआ है, तो ये देखिएगा कि ऐसी फ्रेज यूज करनी है जिसके साथ विद लगता हो। तो विद किसके साथ यूज किया जाता है, हमेशा पुट अप विद होता है। पुट अप विद का मतलब क्या होता है, टॉलरेट कर देना, किसी का किसी के साथ निभा लेना, बर्दाश्त करना। तो अगर हम किसी की बदतमीजी या किसी की थोड़ी बहुत लापरवाही बर्दाश्त कर लेते हैं तो उसे कहते हैं पुट अप विद। ठीक, और अगर नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं तो कहते हैं आई कैन नॉट पुट अप विद दिस नॉनसेंस, आई कैन नॉट पुट अप विद दिस न्यूसेंस। तो पुट अप विद का मतलब हुआ बर्दाश्त हो जाना, तो पुटअप के साथ विद ही लगता है, पुटअप के साथ ही लगेगा विद, मतलब हमारा ऑप्शन ये होगा। लेकिन हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं, क्या पुट फोर्थ है, एक पुट फोर्थ है, पुट फोर्थ के बाद विद नहीं लगता, ये भी ध्यान रखिएगा, जब पुट फोर्थ लगा होगा तो विद नहीं लगेगा। इसीलिए चूंकि यहाँ विद लगा था इसीलिए मैंने पुट फोर्थ के बारे में सोचा भी नहीं कि पुट फोर्थ हो भी सकता हो। तो चलिए बता देते हैं पुट फोर्थ का मतलब क्या होगा। पुट फोर्थ ऐसे होता है जैसे आप किसी के सामने कोई सजेशन वगैरह रख रहे हैं, किसी के सामने राय रख रहे हैं। जब आप पार्लियामेंट की न्यूज़ सुनते हैं राज्यसभा या लोकसभा पे तो अक्सर सुनते होंगे कि उन्होंने अपनी राय क्या की, ही पुट फोर्थ हिज आइडिया बिफोर द पार्लियामेंट। तो पुट फोर्थ का मतलब होता है कहीं पे राय वगैरह रखना, अपना सजेशन वगैरह रखना। तो पुट फोर्थ यहाँ पे सेंस में आ नहीं रहा है कि वो यहाँ तो लिखा हुआ अपने राष्ट्रीय फेलो के साथ अब निभा नहीं पाएगी, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो पुट फोर्थ का सेंस यहाँ है नहीं। अच्छा, पुट इन कब होता है, पुट इन होता है दो लोग बात कर रहे हैं, किसी की बात काट देना। अभी थोड़ी देर ऊपर वाले फ्रेज में था, एक था ब्रोक ऑफ, ब्रोक ऑफ होता है बातचीत को अचानक बंद करना। और पुट इन का मतलब क्या होता है, पुट इन का मतलब होता है किसी की बात बीच में काट देना, तो इंटरप्ट करना किसी को। पुट आउट क्या होता है, तो पुट आउट की दो मीनिंग होती है। पुट आउट की एक मीनिंग होती है कहीं आग लगी हो तो उस आग को बुझाना, एक्सटिंग्विश करना। और दूसरा पुट आउट की मीनिंग होती है किसी को नाराज करना, किसी को अन्याय करना। तो अब आप समझ ही गए होंगे, यहाँ तो एक खैर पहले ही हो गया था, पुटअप ही लगेगा। फिलहाल बाकी वाले तीनों को हम बता रहे थे कि वो कभी काम आ जाएंगे कहीं पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स डिस्कस। आफ्टर टूडेज टेरेबल टेस्ट, आज एक बड़ा कठिन टेस्ट लिया गया। अब देखिए यहाँ टेरेबल का मतलब भयानक नहीं है, यहाँ टेरेबल का मतलब होगा कठिन। आप लोग हर बात को दिल से ले लेते हैं, टेरेबल की एक ही मीनिंग भयानक ही नहीं होती। टेस्ट कठिन था तो हो गया टेरेबल टेस्ट। आई एम श्योर दैट माई टीचर्स ओपिनियन अबाउट मी विल चेंज फॉर द वर्स। इन्होंने कहा कि आज के इस कठिन टेस्ट के बाद मुझे यकीन है कि हमारे टीचर की हमारे प्रति जो राय है वो बदल जाएगी। तो माई टीचर्स ओपिनियन अबाउट मी ये तो एकदम करेक्ट फ्रेज है। तो ओपिनियन अबाउट, जब हम किसी के बारे में कोई राय रखते हैं तो इट इज़ माई ओपिनियन अबाउट यू, ये सेंटेंस सही है। तो फिर इन सब के बारे में विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने आज 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। और देखिए अब फिर मंडे को क्या डिस्कस करेंगे ये अभी सोचा नहीं है, तो कोई ना कोई अच्छी चीज़ ही होगी। और ये डिस्कशन वाला मतलब कुछ क्वेश्चन दे करके उसको डिस्कशन करने वाला प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा ये अनवरत रूप से। और अब ग्रामर और वोकैब भी बीच बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे, धीरे धीरे ग्रामर भी पढ़ा जाए और वोकैब भी शुरुआत की जाए। तो संडे को ग्रामर और वोकैब में आपको कुछ मिलेगा, अब तब तक इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा आज भी।
अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे।